वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट के 4 तरह के सेंटेंसेस देखे थे, जिनके नाम हमने दिए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो सेंटेंस फॉर्मेशन हमने सीखा था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी विल बी लर्न अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इनको भी डिवाइड किया गया है 4 भागों में, जिनका पहला आज हम इसका स्ट्रक्चर और सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। इनके नाम 2 हैं, काम एक ही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित भूतकाल, और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस यानी साधारण भूतकाल। और इसकी जो पहचान है, हिंदी के वाक्य के आखिर में सिर्फ ये आता है आ, ए, ई या ई। इनको हम अलग अलग एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे कि किस तरह के ये सेंटेंसेस हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, एंड हाउ टू फॉर्म आवर सेंटेंसेस अंडर दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमने देखा पहचान ये हुआ। अब ये एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल यानी उदाहरण इसके, वह बाजार गया। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि इन सेंटेंसेस के जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उनके आखिर में ना है आता है, ना था आता है, ना गागी गे आता है। यानी ये सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं, आप इस तरफ देखिएगा और इसको नोट भी करते रहिए कि किस तरह सेंटेंस में केवल वो घटनाएं आती हैं जो अभी अभी घटित हुई है, ना वो पूर्ण हुई है और ना उनको बहुत पहले हुई है, बल्कि उनके अंत में ये आखिर में आता है आ, ई, ए। जैसे वह बाजार गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे था नहीं है, या है या गागी गे कुछ नहीं आया, केवल ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसमें सिर्फ पहचान उसकी हिंदी के वाक्यों की यह होती है, वह बाजार गया, वे बाजार गए, वह बाजार गई। और बहुत हम सेंटेंसेस इसमें देख सकते हैं, जैसे उसने अंग्रेजी सीखा, मैंने अंग्रेजी सीखी, हमने अंग्रेजी सीखी, उन्होंने सब्जियां खरीदी, हमने सब्जियां खरीदी, उसने सब्जियां खरीदी। तो ये सिर्फ जो है ई का इसमें आता है, इन सारे सेंटेंसेस में नहीं होता। वह कल जबलपुर गए या वे कल जबलपुर गए, इस तरह के सेंटेंसेस हमारे इसमें आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जिसमें अगर हम अपनी रूटीन लाइफ जो हमने गुजारी है उसका भी अगर हम डिस्क्रिप्शन करना चाहें, उसका विवरण देना चाहें, तो हम इस टेंस के जरिए आराम से दे सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल है वह बाजार गया, तो सेंटेंस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ही का इस्तेमाल किया, वह के लिए ही आता है, ही वेंट टू मार्केट। ये जो मेन है वर्ब का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। इसका ग्रामर का नाम है पास्ट टेंस, यानी वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। इसके पहले के सबसे पहले वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले वर्ब के जो फॉर्म्स हैं, जिसको हम कहते हैं वर्ब के रूप, यानी क्रिया के जो 5 रूप टेंसेस में और हमारे सभी तरह के टेंसेस में यूज किए जाते हैं, वो 5 तरह की वर्ब होती है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं, उसको याद रखिए। ग्रामर के नाम है उसके प्रेजेंट टेंस, यानी एग्जाम्पल भी देता चलूं साथ में, गो पास्ट टेंस, वेंट पास्ट पार्टिसिपल, गॉन प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग, और सिंगुलर नंबर ऑफ द वर्ब गोज यानी जाता है। तो हमने पहले बोला प्रेजेंट टेंस में गो यानी जाना, यही वर्ब पास्ट टेंस में आ जाएगी जिसको हम वर्ब का दूसरा रूप कहते हैं, लेकिन ग्रामर का नाम है इसका पास्ट टेंस। तो ये वेंट हो जाती है यानी गया। अब ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ये तीसरे नंबर की है, तो हम ज्यादातर बोलचाल की भाषा में वर्ब का तीसरा रूप कहते हैं, और ग्रामर की भाषा में ये पास्ट पार्टिसिपल नाम है इसका। तो
गो, वेंट, और तीसरे नंबर पे आ गई गॉन, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में यही हो जाती है गोइंग, जा रहा। और गोज सिंगुलर नंबर ऑफ द वर्ब, जिस तरह से सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होता है उसी तरह से वर्ब भी हमारी सिंगुलर नंबर होती है। ये पूरी तरह से आपको बड़ी डिटेल में विवरण में आपको बता दिया गया था। गोज यानी जाता है। लेकिन यहां पर हम जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी जिसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, वर्ब का पास्ट टेंस, वो यूज किया जाता है। ही वेंट टू मार्केट। वे बाजार गए, वे सब्जेक्ट के लिए अंग्रेजी में होता है दे वेंट टू मार्केट। वह बाजार गई, तो यहां पर हमने लिखा शी वेंट टू मार्केट। और ये जो है हमारा स्ट्रक्चर बना, इसको पूरी तरह से देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ये हमने यहां पर स्ट्रक्चर बनाया, यानी ये इसका सूत्र है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज किया है। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद ये वर्ब का सेकंड फॉर्म मैंने लिखा है, जिसको मैंने पास्ट टेंस आपको बताया था। ये क्रिया का दूसरा रूप ही इसमें प्रयोग लाया जाता है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। कर्म ना भी हो तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आना इसमें आवश्यक है। तो जितने भी सेंटेंसेस हम बनाएंगे वो इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब देखिए वह के लिए क्या आएगा यहां पर, ही। और यहां पर सेकंड फॉर्म में यहां पर ही मेट विथ एन एक्सीडेंट यस्टरडे। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, और कल जो हमारा गुजरा हुआ कल है उसके लिए हम यस्टरडे का यूज करते हैं। इसी तरह से और सेंटेंस देखेंगे। हमने देखा हमने अपना कार्य शुरू किया। हमने के लिए आ जाएगा वी। मैंने आपसे पहले कहा कि हम के लिए अंग्रेजी में जो वर्ड आता है वो वी होता है। जैसे मान लो मैंने आपसे ये लिखा हम, तो इसके लिए हम वी का यूज करते हैं, हम यानी वी। और इसी तरह से हमने के लिए भी हम वी का ही यूज करते हैं। ये जो ने शब्द होता है अंग्रेजी में, इसके लिए कोई अलग से वर्ड नहीं आता। और इसके और एग्जाम्पल आगे बढ़े तो तुम के लिए यू, और तुमने के लिए भी यू, आपके लिए यू, और आपने के लिए भी यू, मैं के लिए आई, और मैंने के लिए भी आई। ये जो ने होता है कॉन्सेप्ट, इसमें अंग्रेजी में कोई इसके लिए एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होता। इसी यू को तुम भी कहते हैं और तुमने भी कहते हैं। वी को हम भी कहते हैं और हमने भी कहते हैं। वह को ही भी कहते हैं और उसने के लिए भी हम ही का ही यूज करते हैं। तो जब कभी सेंटेंस फॉर्मेशन हो या ट्रांसलेशन करना हो एंड वी वांट टू मेक आवर कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, तो वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स जिसमें ने का इंग्लिश में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब हमने सेंटेंस आपके लिए बनाया था कि हमने अपना काम शुरू किया। वी बिगेन आवर वर्क, तो हम यहां पर ये बोलेंगे वी बिगेन आवर वर्क। आवर वर्क हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, और बिगेन यहां पर सेकंड फॉर्म वर्ब का बिगिन का सेकंड फॉर्म जो होता है बिगेन होता है, और सब्जेक्ट की तरह हमने वी का यूज किया। तो अगर इसको हम ये फार्मूले पे लेकर आए कि सबसे पहले जब सेंटेंस फॉर्मेशन होता है तो सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम है। हम के लिए हम काय का यूज करते हैं, वी का। वी बिगेन, और ऑब्जेक्ट हो गया आवर वर्क। वास्तव में इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है आर वर्क, अवर भी नहीं कहा जाता, आर वर्क। वी ये जो डब्ल्यू का यूज करते हैं इसमें हमारा पूरा मुंह खुलना चाहिए। वी जैसे वी फॉर वैन होता है, अगर हम वैन कह रहे हैं, वी फॉर विक्ट्री वाला वी अगर ये यूज करते हैं तो उसके निचले होंठ जो है वो कटते हैं, वैन। और ये जो डब्ल्यू का जब उच्चारण होता है तो ये पूरा हमारा जो माउथ है वो पूरा उसका यूज होता है। जैसे वॉट, वी, तो ये पूरा हमारा माउथ खुलता है। ये जो एक्सेंट है, ये एक्सेंट जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है, वो उनसे और अच्छा बनता है। मैंने सिर्फ आपको जो न्यू कमर्स है हमारे वो अच्छे से बोल सकते हैं, मुझसे अच्छा
प्रयास वो कर सकते हैं। मैंने केवल आपको एक लहजा बताया है, मैंने एक तरीका बताया है कि किस तरह से यूज करते हैं। जैसे वी का जब उच्चारण होता है तो हमारा आधा होंठ हमेशा कटना चाहिए, वी वी, विक्ट्री विक्ट्री, और विक्ट्री नहीं बोलेगा, विक्ट्री। लेकिन जब डब्ल्यू का यूज होगा तो कहोगे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग। इस तरह से डब्ल्यू का उच्चारण पूरे माउथ यानी पूरे मुंह को खोल कर किया जाता है, गोल बनाकर। और वी का उच्चारण जो होता है वो आधा होंठ हमारा जो कटता है, और उसके बाद में जैसे एक्सेंट होते हैं उसमें वैसे एक्सेंट हमको यूज करना चाहिए। तो हमने यहां पे देखा वी बिगेन आर वर्क, हमने अपना कार्य शुरू किया, हमने अंग्रेजी सीखी, वी लर्नड इंग्लिश। तो इस तरह से सेंटेंस हुआ। मैंने सब्जियां खरीदी, आई बॉट वेजिटेबल्स, आई सब्जेक्ट हुआ। स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये मैं आपको नजर दिखा रहा हूं। यहां पर ये स्ट्रक्चर को याद कर लें। ये देखिए, बगैर ये फर्स्ट टाइम जब कभी भी हम टेंस सीखते हैं तो जब तक हम स्ट्रक्चर याद नहीं करेंगे, इसका जो प्लेसमेंट ऑफ वर्ड है वो हमेशा ये इट इज नॉट चेंजेबल, ये चेंज वाला नहीं होता। यानी सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट में ही आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, यहां बीच में जो है ऑक्सिलरी वर्ब आती है। तो ये याद रखें, केवल दो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके पॉजिटिव में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती, सहायक क्रिया नहीं होती। वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमने पहले पढ़ लिया है, और दूसरा ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में बीच में सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हाँ, इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। क्योंकि टेंस में ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं, ये हमेशा जहन में रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी टेंस में अगर आप सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में बना रहे हैं तो वो बगैर नॉट के नहीं आता, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगता है। अभी मैं जब आपका इसको इन्हीं सेंटेंस को जब मैं आपको नेगेटिव में चेंज करके बताऊंगा तब आप इसको और देख लेंगे। इनको तीनों बल्कि चारों फॉर्मेट में हमें समझना जरूरी है। पॉजिटिव सेंटेंस नंबर 1, नेगेटिव नंबर 2, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक नंबर 3, एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये चार तरह के स्ट्रक्चर सेम होते हैं चाहे कोई भी टेंस हो, इनका प्लेसमेंट सेम होता है। प्लेस है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब की जगह ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, फिर वर्ब का फॉर्म, चाहे वर्ब का कोई भी फॉर्म हो लेकिन वर्ब अपने एक निश्चित जगह में ही आएगा। तो दैट इज कॉल्ड द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स ये चेंज नहीं होता। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ऐसे ही बनते हैं जैसे यहां पर बना है। सब्जेक्ट सबसे पहले यूज होगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने आपको बताया कि दो टेंस पॉजिटिव के ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती, बाकी जितने भी टेंसेस के सेंटेंसेस आएंगे सभी में आपको ऑक्सिलरी वर्ब जरूर मिलेगी और वो पहचान भी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, हमेशा हर टेंस में हर एक सेंटेंस की एक निश्चित, एक डेस्टिन्ड, एक डिटरमिन्ड इसकी एक पहचान है बिल्कुल। और उसके जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में आता है, केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है। किसी दूसरे टेंस में पास्ट इंडेफिनिट का यूज नहीं किया जाता। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है हमने, तो ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। मैंने आपको बताया ग्रामर का नाम हुआ, इसका ग्रामर का नाम हुआ पास्ट टेंस। ये पांचों वर्ब के जो नाम है वो याद कर लें, तो जब मैं भी कभी इसको नाम करूं, क्योंकि नामकरण जो हमने किया है वो जरूरी है। नामकरण संस्कार हम करते ही है। कब बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है तो 1 2 3 नाम नहीं देते उसका, बल्कि उसकी एक शिनाख्त होती है, उसकी पहचान होती है, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। जब हम उसकी आइडेंटिफिकेशन जानते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करना आसान होता है। जैसे मैंने कहा कि भाई वो आज मैं रामलाल से मिला, तो आपके जहन में आ जाएगा भाई कौन रामलाल से मिला। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैंने आज शाहरुख खान को देखा, तो आप समझ लेंगे कि भाई शाहरुख खान की बात हो रही है। मतलब जिस चीज का हम आइडेंटिफिकेशन जानते हैं वो फौरन हमारे जहन में नक्श हो जाती है कि हम इसकी बात कर रहे हैं। इस तरह से जितने भी टेंसेस में नाम आते हैं ये इनके काम है, और इनके काम ये है कि
आप उसकी पहचान कर लें। मैंने कहा वर्ब का सेकंड फॉर्म आपके फौरन समझ में आ जाना चाहिए कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है और वर्ब का रूप हो रहा है। यहाँ पे वर्ब के फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, टेंस के प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा रिकॉग्निशन यानी उसकी शिनाख्त यानी उसकी पहचान आवश्यक है। तो ये बहुत सिंपल है, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ये समझ में आ जाएगा। नाम फिर से देख लीजिए इसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इनकी सबकी स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, स्पेलिंग में भी हमारे अंतर कभी नहीं आना चाहिए। और टेंस बोला हमने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल, यानी इंडेफिनिट का अर्थ अनिश्चित होता है। देखिए अगर हम पास्ट इंडेफिनिट बोल रहे हैं तो हमें अनिश्चित भूतकाल कहना होगा, हालांकि उसके स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं आ रहा। और यदि हमको सिंपल बोलना है तो याद रखिए सिंपल पहले बोला जाएगा, पास्ट बाद में बोला जाएगा। लेकिन अगर इंडेफिनिट बोल रहे हैं तो पास्ट पहले बोलेंगे फिर इंडेफिनिट बोलेंगे। तो दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड, वी शुड नो इट वेरी वेल। नाउ वी विल सी हियर सिंपल पास्ट टेंस यानी साधारण भूतकाल। कुछ लोग इसको सामान्य भूतकाल के भी नाम से जानते हैं, तो ये एक नाम कुछ भी हो जाए लेकिन काम तो सब सेम ही है। ये साधारण भूतकाल या सामान्य भूतकाल। तो देखा आपने, अगर हमने सिंपल यूज किया तो या तो हमें साधारण भूतकाल कहना होगा या सामान्य भूतकाल कहना होगा, और अगर हमने इंडेफिनिट यूज किया तो अनिश्चित भूतकाल कहना होगा। लेकिन पहचान जरूरी है सेंटेंस में। व्हेनेवर वी स्टार्ट कन्वर्सेशन विद ग्रामर, तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेशन है, मैं थोड़ा हटकर यहां खड़ा होता हूं ताकि आप इसको देख लें और इसको कॉपी में नोट भी करते चलें। और आगे जब मैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस इसका नेगेटिव बनाऊं, ये अभी हमने जो है ये जो स्ट्रक्चर सीखा है ये हमने पॉजिटिव, आप नोट कर लीजिए इसको, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, इसमें नॉट नहीं होता, ये मैंने लिख दिया इसको। ये देखिएगा यहाँ पर ये लिखा मैंने पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक, और इसका ये स्ट्रक्चर, इसको आप फार्मूला कह लो या सूत्र कह लीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए इसको आप, लेकिन ये इस तरह से होगा। मैं इसको बॉक्स में कर देता हूं इसको इस तरह से ताकि इसकी शनाख्त ये हो जाए पूरा। ये मैंने आपको लिखा, ये सब्जेक्ट, उसके बाद में ये देखिएगा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी क्रिया का दूसरा रूप, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है इसको, और वो ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो ये कर्ता हो गया, कर्म जो काम करने वाला होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ेंगे तो ये फिर एक बार आपके सामने इसका डिटेल आएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में ये लूंगा। जैसे ही हमारे एक्टिव वाइज के ये टेंसेस समाप्त होंगे मैं आपको पैसिव वाइज भी आपको इसको बताऊंगा, और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अगर आप मुझे नियमित रूप से देख रहे हैं तो, और चैनल को जाहिर है कि सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बताइए लोगों को कि किस तरह से ये मैंने स्टार्ट किया है। और बहुत सिंपल और साधारण भाषा में आपसे मैं बात करूंगा, बीच बीच में कुछ कन्वर्सेशन इंग्लिश सेंटेंसेस के हो सकते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि हर एक जो न्यू कमर्स हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है वो भी इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, किस तरह से मैं आपको और अच्छे से सेंटेंस दूँ। तो ये आपने देख लिया, मैं फिर से इसको रिवाइज कर दूं, अगर आपने लिख लिया तो बेहतर है। अब मैं दूसरा इसके सेंटेंसेस देखता हूं, मैं आपको हिंदी के सेंटेंस लिखूंगा और इस स्ट्रक्चर पे आधारित उसको मैं आपको अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेशन करके बताता हूं। तो फिर देखिएगा इसको, आप देखिएगा मैंने आप सेंटेंसेस यहां पर लिख दिए हैं। जो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो वीडियो रोककर आप उसको फिर से देख सकते हैं, स्ट्रक्चर नोट कर सकते हैं। अब मैं फोकस करूंगा इन 3 सेंटेंसेस में जो हमारे उस स्ट्रक्चर पे आधारित होंगे। वह जबलपुर में पढ़ी या उसने जबलपुर में पढ़ा, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो चूंकि अगर यहाँ पर हम किसी वुमेन की बात कर रहे हैं, किसी लड़की की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं तो हमें शी लगाना होगा। शी स्टडीड एट जबलपुर, उसने जबलपुर में पढ़ी या वह जबलपुर में पढ़ी। कहने के अंदाज भले ही हमारे 2-3 हो सकते हैं लेकिन आशय तो केवल एक है, उसने जबलपुर में पढ़ी या वह जबलपुर में पढ़ी, दोनों सेंटेंस एक ही है। इसी तरह से उसने जबलपुर में पढ़ा या वह जबलपुर में पढ़ा, दोनों के लिए ही का ही यूज करेंगे अगर वो मेल है तो। अब यहां पर ये देखिए हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यहां यूज किया। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है स्टडी यानी अध्ययन करना या पढ़ना, स्टडीड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी इसका स्टडीड होता है और फोर्थ फॉर्म इसका होता है स्टडीइंग, STUDYING।
कुछ लोग इसमें वाई हटाकर ING लगाते हैं, लेकिन स्टडीइंग की जो स्पेलिंग होती है वो होती है STUDYING, स्टडीइंग। याद रखिएगा। कुछ कंफ्यूजिंग स्पेलिंग्स होती हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। ये हमारी कोई नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं। जैसा भी हमने इसको नेटिव लैंग्वेज से, नेटिव स्पीकर से इमिटेट किया, वी शुड ट्राई टू स्पीक लाइक दैट। माने उनका एक्सेंट, उनका लहजा ही हमें इख्तियार करना है। इसमें हमारा एक्सेंट और हमारा लहजा नहीं होता। तो ये स्टडी। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, ये डबल कंसोनेंट है। देखिएगा, एस कंसोनेंट है यानी व्यंजन है, और टी भी व्यंजन है। जब कभी भी डबल व्यंजन अंग्रेजी में मिलते हैं तो फर्स्ट जो इसका लेटर होता है, यानी पहला जो इसका कॉन्सोनेंट होता है, उसका उच्चारण आधा हो जाता है, हाफ। इसको स्टडीड नहीं बोलेंगे, स्टडीड, स्टडीड यानी एस को आधा उच्चारण करना है। और ये हर जगह अप्लाई होगा। स्टेशन, स्टेशन भी नहीं बोलना है, स्टेशन भी नहीं बोलना है। दोनों सेंटेंस रॉन्ग हो गए, यानी दोनों के एक्सेंट, यानी जो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, तलफ्फुज है। जबान की शिनाख्त हमेशा याद रखिएगा तलफ्फुज से होती है। अगर आपका एक्सेंट यानी आपका उच्चारण सही है तो आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो बातचीत है, आपकी जो बातचीत करने का तरीका है, वो इंप्रेसिव होगा। और अगर आपका उच्चारण बहुत ही गड़बड़ है या जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं है, तो याद रखिए कि वो सेंटेंस, वो जो हमारा असर है, जो इन्फ्लुएंस है दूसरे पर, वो बिल्कुल भी हमारा नहीं पड़ेगा। चाहे वो हिंदी में बात कर रहे हो तो भी हमारा एक्सेंट, हमारा तलफ्फुज, हमारा उच्चारण सही लिखना चाहिए। उर्दू में बात कर रहे हो तो भी उर्दू में तो बगैर तलफ्फुज के या बगैर उच्चारण के कोई हो ही नहीं सकता। आप उसको सारे वर्ड्स को कहते हैं। जैसे मैं उर्दू अगर पढ़ा हुआ हूं तो मैं ये कहूंगा गजल, लेकिन कोई अगर जिसने उर्दू नहीं पढ़ा है तो वो कहेगा गजल। यही उसकी रूह जो है वो खत्म हो जाती है, सोल उसकी मर जाती है, आत्मा निकल जाती है। तो बगैर प्रोनाउंसिएशन के कोई भी लैंग्वेज जिंदा नहीं रहती, याद रखिएगा। तो ये हुआ यहाँ पर शी बोलेंगे, सी बोलना चाहिए यहाँ पर। शी स्टडीड, स्टडीड यानी एस जो है यहाँ आधा प्रोनाउंसिएशन देंगे। स्टडीड, स्टडीड नहीं बोलेंगे, स्टडीड। स्टेशन, स्पेशल, स्टैंड, स्टोर, ये जितने भी वर्ड जिसमें डबल कंसोनेंट से कोई इंग्लिश वर्ड स्टार्ट होता है तो पहला लेटर जो है उसका आधा प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको हम हाफ प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। तो ये हमने देखा, शी स्टडीड एट जबलपुर। अब इससे मिलते जुलते बेशुमार सेंटेंसेस बना लीजिए, है ना। जितना हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, देखिए कोई भी व्यक्ति कभी भी लर्नेड या परफेक्ट नहीं होता जब तक कि वो प्रैक्टिस ना कर ले। एंड वंस अ टाइम ही कैन लर्न या यू कैन लर्न, बट फ्रिक्वेंटली इफ यू विल मेक प्रैक्टिस, बार बार अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए एक कुदरती चीज है इंसान के अंदर कि अगर वो पहली बार में कोई चीज सीखता है तो बराबर नहीं सीख पाता, दूसरी बार में थोड़ा कम मुश्किल, तीसरी बार में कम मुश्किल, चौथी पांचवी बार में, और बार बार में उसकी वो मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। तो ये भी एक प्राकृतिक नियम है, इसका नेचुरल लॉ है कि कई बार सीखने के बाद हम सीखते हैं, लेकिन ये भी एक नेचुरल लॉ है कि सीखने के बाद कभी इसको कोई भूलता नहीं। ये भी ईश्वर की बहुत बड़ी हमारे ऊपर मेहरबानी है कि हम उसको रफ्ता रफ्ता तो सीखते हैं, लेकिन सीखने के बाद वो हमारी जो मेमोरी है, जो हमारा हाफजा है, वो इतना तेज कर देता है कि वो याददाश्त में हमारे कभी चला जाता है और कभी निकलता नहीं है। भले हम उसे 20 साल बाद भी अगर देखें, अगर फ्रिक्वेंटली आपने उसको लर्न कर लिया है तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्टोर होती रहती है। तो वो कंप्यूटर की भी चिप से ज्यादा इसकी मेमोरी फास्ट रहती है कि वो फौरन हमारे जहन में जाती है। तो जिस प्रकार पहली बार सीखना कठिन होता है, बार बार सीख के वो आसान हो जाता है, और लेकिन एक बार जब हमने लर्न कर लिया तो फिर उसको भूलना मुश्किल है ना। किसी शायर ने कहा था, यादे माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। यानी यादें माजी यानी भूतकाल की जो मेरी यादें हैं वो मेरे लिए एक अजाब की शक्ल है, पाप की शक्ल है, बहुत तकलीफ दे शक्ल है। यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मैं तुझसे दुआ करता हूं कि तू मेरा हाफजा यानी ये जो याददाश्त है
वो छीन ले, उसकी दुआ कर रहा है। लेकिन ये नेचुरल चीज़ें कभी होती नहीं। जिस तरह से पहली बार में हम सीखते नहीं, उस तरह से याद होने के बाद वो हमसे छिनती भी नहीं है। ये दोनों नेचुरल लॉ है, प्राकृतिक नियम है। अब ये मैंने सेंटेंसेस आपके सामने बनाया है। शी स्टडीड एट जबलपुर, उसने मुझे गाली दी, तो हो गया ही एब्यूज्ड मी। गाली देना, कोसना, भला बुरा कहना, ये एब्यूज के माने में आता है। यहाँ देखिए ईडी लगकर ये सेंटेंस यहाँ पर बना हुआ है। और वो मेरे घर आए, दे केम टू माई होम। अब ये वर्ब के जो 5 फॉर्म्स है वो याद करने पड़ेंगे आपको। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, ये 5 हो गए। तो ये सेकंड फॉर्म में केम हो जाता है, लेकिन थर्ड फॉर्म जो है इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसमें वापस ये कम भी हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं कि हम जब टेंस सीखने पे अगर हम आमादा हैं तो वर्ब के फॉर्म्स हमें लर्न करने ही होंगे। और इसके बाद हर एक टेंस में आपने अभी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखा और पॉजिटिव सेंटेंसेस अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने नेगेटिव की तरफ नहीं गया। तो ये एक सिंपल फार्मूला, उसका पहले जो मैंने इसके पहले भाग में स्ट्रक्चर लिखा था उसको लर्न कर लीजिए। और जितने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट लेते हुए, जैसे हमने मैच जीता, वी वन द मैच, उसने मैच जीता, ही वन द मैच, विन, वन, वन। तो बेशुमार सेंटेंसेस है। उसने अंग्रेजी सीखी, ही लर्नड इंग्लिश, है ना। और कई सेंटेंसेस है, उसने यात्रा की, ही ट्रैवल्ड। बहुत सारे सेंटेंसेस, सब्जेक्ट अलग अलग ले लीजिए। और उसने मुझे पुकारा या उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, मैंने उसे पुकारा, मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम। तो आप अलग अलग सब्जेक्ट ले लें और उस स्ट्रक्चर का जो पहला भाग हमने जो इस पे लिखा था उस स्ट्रक्चर को याद कर लें और बेशुमार सेंटेंसेस बनाए। प्रैक्टिस करिए, 1 टाइम करिए, 2 टाइम करिए, 2 दिन के बाद करिए, 3 दिन के बाद करिए। गारंटी है मेरी, आप कभी भी टेंस नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए इसी टेंस को लेकर नेगेटिव सेंटेंस केवल बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से आप सीख लेंगे कि ये सेंटेंस, अब सारे के सारे रूल हमारे वही चलेंगे जो हमने प्रेजेंट में सीखे थे। यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगता है। सीखना ये है कि इसमें कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। उम्मीद है आपको इसमें ये समझ में आया होगा। सेंटेंसेस आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जब नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर से मिलेंगे तो हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित भूतकाल या सिंपल पास्ट टेंस, साधारण भूतकाल या सामान्य भूतकाल का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे वह उसने जबलपुर में नहीं पढ़ा, उसने मुझे गाली नहीं दी, वे मेरे घर नहीं आए, उसने अंग्रेजी नहीं सीखी, मैंने उसे नहीं बुलाया। ये सारे सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आपसे, आप इसको सब्सक्राइब करिए। और जो न्यू कमर्स स्टूडेंट्स हैं जो 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 0 से जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी ये लिंक शेयर करें, उन तक मेरी बात पहुंचाएं और लाइक ज़रूर करें और सुझाव हो तो वो ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो तक आपके साथ सभी के लिए फिर एक बार शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।